तो जो हमारी थर्ड यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसका चैप्टर नंबर 2 डेटा कम्युनिकेशन, और एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 11 है डेटा कम्युनिकेशन आपका अभी चल रहा है। और डेटा कम्युनिकेशन में जो सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक अभी आज आज का टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोटोकॉल्स। तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कम्युनिकेशन के बारे में जाना, कंपोनेंट्स क्या होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के उसके बारे में जाना। एक जल्दी से देख लेते हैं कंपोनेंट्स में क्या आएगा। आपका रिसीवर, सेंडर, और एक मीडियम, और एक मैसेज। तो ये आपके कंपोनेंट हैं डेटा कम्युनिकेशन के। और कम्युनिकेशन मीडिया इन प्रोटोकॉल्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। फिर मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ा, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। स्विचिंग टेक्निक्स में सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। ट्रांसमिशन मीडिया में वायर्ड कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमने 3 तरह की केबल्स पढ़ी। वायर्ड में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। जबकि वायरलेस पे हमने रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, और तीसरा क्या था, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, और थर्ड हमारा कम्युनिकेशन था ट्विस्टेड पेयर, आप देख रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद ब्लूटूथ और वाईफाई के बारे में हमने पढ़ा। फिर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में 1G, 2G, 3G, 4G और प्रेजेंट टेक्नोलॉजी 5G के बारे में पढ़ा। फिर प्रोटोकॉल्स, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्रोटोकॉल से मीनिंग है कुछ रूल्स हैं जो हमारे नेटवर्क पर जो कम्युनिकेशन है, ट्रैफिक को गवर्न करते हैं, जिसके जिन रूल्स के तहत हमारा डेटा से रिसीवर, सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा ट्रैवल करता है, वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। सो इन कम्युनिकेशन, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स that communicating parties means the sender or receiver and all other intermediate devices need to be follow। तो उन रूल्स को, उन प्रोटोकॉल्स को, इन सारी जितनी पार्टियां हैं कम्युनिकेशन के अंदर, सेंडर, रिसीवर और डिवाइसेस, उन सबको फॉलो करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से protocols are the set of rules that governs the traffic over network। So we know that the sender and receiver can be the part of different networks। सेंडर हो सकता है किसी और नेटवर्क में हो, और रिसीवर हमारे बहुत रिमोट कोई दूसरी जगह पर कोई नेटवर्क है उसका पार्ट हो। So placed at different geographical locations also। So besides the data transfer rates in different networks can vary। तो एक नेटवर्क से जहाँ से मैसेज गया है वहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट अलग हो सकती है, और जहाँ पर मैसेज रिसीव हो रहा है वहाँ पर डेटा ट्रांसफर रेट अलग हो सकती है। सो रिक्वायरिंग डेटा टू सेंड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। सेंडर जब डाटा किसी और फॉर्मेट में भेज रहा है रिसीवर के पास, वो हो सकता है दूसरे फॉर्मेट में डेटा जा रहा हो। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाए गए हैं जिसके बेसिस पर कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, और वही रूल्स क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल्स। अब पहला प्रश्न ये आता है कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ प्रोटोकॉल। नीड क्या थी, ज़रूरत क्या थी प्रोटोकॉल्स की। सो बिना नियमों के, हम अगर समाज में भी नियम बने हुए हैं, संविधान बना हुआ है, तो बिना नियमों के हमारा जो अनियमित क्रियाकलाप होने लगेंगे और सब हौच पौच हो जाएगा। तो सब कुछ सिस्टमेटिक वे में हो, उसके लिए नियम बनाना ज़रूरी है। तो इसी तरह से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं। So we need protocols for different regions such as flow control, access control, and addressing, etc. So flow control means it is required when the sender and receiver have different speed of sending and receiving the data। Figure 11.14 shows computer A is sending data at a speed of 1024 Mbps and computer B is receiving data at the speed of 512 Mbps। तो सेंडर जो है वो डबल स्पीड से डेटा भेज रहा है, लेकिन रिसीवर जो है हाफ स्पीड में उसको ले पा रहा है। सो इन दिस केस कंप्यूटर बी मस्ट बी एबल टू इन्फॉर्म कंप्यूटर ए अबाउट द स्पीड मिसमैच, सो द कंप्यूटर ए कैन एडजस्ट इट्स डेटा ट्रांसमिशन रेट, अदरवाइज सम डेटा विल बी लॉस्ट। तो जो बी है, जो रिसीवर है, उसको ए को बताना पड़ेगा कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, इतने टाइम में
पर्टिकुलर इतने सेकंड्स में मैं इतना डेटा ले सकता हूँ। अगर उससे ज़्यादा डेटा अगर भेज दिया जाएगा तो वो डेटा लॉस हो जाएगा। सो एक्सेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। एक पहली बात जो थी वो किसकी बात हो रही थी, फ्लो कंट्रोल की। सो दूसरा है एक्सेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच नोड इज अ कम्युनिकेशन चैनल will access the link shared among them at a particular instance of time। तो एक्सेस कंट्रोल मतलब हो सकता है कि एक एक्सेस मीडिया को मोर देन वन सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम कौन इसको यूज करेगा, है ना। सारे चैनल तो एक साथ उस पर मान लो उसकी कैपेसिटी से बाहर है, सारे चैनल्स को फुल होने के बावजूद भी जितने सेंडर और रिसीवर हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टाइम स्लॉट दिया हुआ है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको यूज करना है। अदरवाइज द ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट्स विल बी कोलाइड इफ कंप्यूटर्स आर सेंडिंग डेटा साइमल्टेनियसली थ्रू द सेम लिंक रिजल्टिंग इन लॉस और करप्शन ऑफ डेटा। सो ये फिगर में आप देख रहे हैं, एक कंप्यूटर ए है, एक कंप्यूटर बी है, इसकी सेंडिंग स्पीड है 1024 Mbps और रिसीविंग स्पीड है 512 Mbps। तो वो सारे डेटा को उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं कर पाएगा। तो जो ब्लू कलर के पैकेट्स यहाँ पे जा रहे हैं डेटा के, वो तो रिसीव हो जाएंगे और ग्रीन कलर वाले के यहाँ लॉस हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा लॉस पैकेट एंड दिस शोज द ब्लू कलर शोज द रिसीव्ड पैकेट्स। Protocols also define how computers identify one another on a network। तो प्रोटोकॉल ये डिसाइड करते हैं कि जितनी भी डिवाइसेज, जितने होस्ट हैं, जितने नोड हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे किसी कंप्यूटर में। द फॉर्म इज द डेटा शुड बी कन्वर्टेड फॉर ट्रांजिट। तो कौन सी फॉर्म में डेटा कन्वर्ट होके ट्रांसमिट होगा। सो हाउ टू डिसाइड वेदर द डेटा रिसीव्ड इज फॉर दैट नोड और टू फॉरवर्डेड टू द अनदर नोड। क्योंकि डिजिटल फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में डेटा जा रहा है, बिट्स की फॉर्म में, तो कैसे डिसाइड होगा कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम के पास कोई डेटा आया तो वो डेटा उसको खुद रिसीव करना है या आगे उसको फॉरवर्ड करना है किसी और नोड के लिए वो डेटा गया था। ये भी प्रोटोकॉल से पता चलेगा। सो एंश्योरिंग दैट ऑल द डेटा हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन विदाउट एनी लॉस। और इस बात को सुनिश्चित होना कि जितने भी डेटा पैकेट्स भेजे गए थे वो सही सलामत बिना लॉस के डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। हाउ टू रीअरेंज द पैकेट्स एंड प्रोसेस देम एट द डेस्टिनेशन। और जब ओरिजिनल डेटा को पैकेट्स में बांट कर भेजा गया था नंबर करके, तो डेस्टिनेशन के पास जब उनको रीअसेंबल किया तो रीअरेंज करने का काम और दोबारा से ओरिजिनल जो हमारा डेटा था उसको उसको उसी फॉर्म में लेने आने का काम भी हमारे प्रोटोकॉल करते हैं। सो इफ ऑल द रूल्स और प्रोटोकॉल्स ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर डिफाइंड एट वन प्लेस, it becomes complex to ensure that communicating parties follow the guidelines। So in this section we will briefly talk about some of the protocols required in communication। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स का अलग अलग काम है, यानी ये कम्युनिकेशन में बहुत सारे टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं और हर प्रोटोकॉल एक निश्चित तरह के काम के लिए बनाए गए हैं। तो हम वही प्रोटोकॉल अब डिस्कस करेंगे। पहला प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये बताइए मुझे संभवी के आप प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इसका आइडिया लग गया होगा आपको। और प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है प्रोटोकॉल्स बनाने की, और प्रोटोकॉल से हम क्या क्या काम डाटा कम्युनिकेशन में करते हैं। इसमें कोई डाउट है आपको? हमारे साथ संभवी अकेली जुड़ी हुई हैं। बताइए माइक ऑन करके, कोई डाउट है इसमें? संभवी उधर हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, माइक ऑन हुआ। मेरी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। चलिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। और आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रोटोकॉल्स। देखो अपना माइक एडजस्ट करो, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है सांभवी। और पहला प्रोटोकॉल हमारा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही उसका काम है। जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल सबसे पहले क्या चीज होती है? द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द ट्रैफिक ओवर नेटवर्क। तो वो प्रोटोकॉल है जो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने का काम होता है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है?
ऐसा टेक्स्ट जो इंटरनेट पे होता है या जो वेब पेज बनाने के काम में आता है। तो वेब पेज को ट्रांसफर करने वाले प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? HTTP प्रोटोकॉल। तो कोई भी वेबसाइट आप जब ओपन करते हैं तो उस पर HTTP या नई जो वेबसाइट सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आ रही है उसके साथ HTTPS लिखा रहता है शुरू में। सो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में यह दिया हुआ है, hypertext refers to a document that contains image text that can be linked to another document or text। तो इन्होंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट है हाइपरटेक्स्ट जिसके अंदर इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, लिंक हो सकते हैं जो जिससे दूसरा वेब पेज खुलता है। तो वेब पेजेस के बारे में जब बात होती है तो हाइपरटेक्स्ट की बात होती है। तो HTTP स्टैंड फॉर द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेव। तो WWW जो होता है वर्ल्ड वाइड वेव, उसको एक्सेस करने के लिए हम इस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। So Tim Berners-Lee lead the development of HTTP at CERN in 1989 in collaboration with the Internet Engineering Task Force (IETF) and the World Wide Web Consortium W3C। इन दोनों के कोलोब्रेशन में उन्होंने 1989 में HTTP को डेवलप किया था। अभी इसमें केवल HTTP की फुल फॉर्म नहीं आती है, एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि IETF क्या होता है। सो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। और W3C की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो WWW तो वही है, उसको W3 लिख दिया है, और C स्टैंड फॉर कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। So HTTP is a request response, also called client server protocol। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है, एक सर्वर है, एक सिस्टम सर्वर है, और बाकी सारे सिस्टम जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे क्लाइंट हैं। तो क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है सर्वर के पास कि मुझे ये वाला वेब पेज दिखा दीजिए, किसी वेब पेज का एड्रेस देकर। फिर सर्वर उस वेब पेज को ढूंढकर उस क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है, सर्वर हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। तो HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी कहलाता है और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल भी कहलाता है। दैट रन्स ओवर TCP, एक दूसरा प्रोटोकॉल है जो दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। द कॉमन यूज ऑफ HTTP इज बिटवीन ए वेब ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। तो वेब ब्राउजर हमारा कौन सा है? जैसे गूगल क्रोम है, या हमारा देखिए ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये गूगल क्रोम का सिंबल है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ आता है एज, है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर था पुराने वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो ये क्लाइंट का काम करते हैं, यानी हम जैसे ही वेब ब्राउजर मैंने ओपन किया और मैं कोई वेबसाइट सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर से, है ना। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा OEF हजरतपुर, है ना। तो हमारे के भी हमें लिखना पड़ेगा, के भी। तो हमने इसको रिक्वेस्ट की और इसने ये वाला पेज हमारी वेबसाइट का ओपन कर दिया। तो ये किस प्रोटोकॉल के थ्रू हुआ? HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। इसने हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर कर दिया। सो हमने रिक्वेस्ट की सर्वर को, सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स दिया इस वेब पेज के रूप में। तो इस वेबसाइट को ओपन करने में ये HTTP प्रोटोकॉल काम करता है। So the common use of the HTTP is between a web browser and a web server। So HTTP facilitates access of hypertext from the world wide web by defining how information are formatted and transmitted and how the web server and browser should respond to various commands। So ए वेब पेज, अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्लाइंट क्या करता है? वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको उस पेज को रिस्पॉन्स में शो कर देता है। अगर वो पेज वेब पेज नहीं मिलता है सर्वर को तो एक एरर आ जाती है, वेब पेज नॉट फाउंड। सो ए वेब पेज इज रिटन यूजिंग ए मार्कअप लैंग्वेज लाइक HTML। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया HTML, उसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML वेब पेज बनाने वाली क्या है? एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड इज स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर फॉर एक्सेस वाया इट्स URL। तो ये किसी वेब सर्वर पे वेब पेज स्टोर कर दिए जाते हैं और उसके URL के थ्रू, URL की होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या उस वेब पेज का पूरा पाथ होता है उस सर्वर के साथ, उससे उसको एक्सेस कर लेते हैं। सो वंस ए यूजर ओपन्स ए वेब ब्राउजर एंड टाइप्स इन द URL ऑफ द इंटेंडेड वेब पेज, a logical communication link between the
user machine, that is client, and the web server is created using HTTP. For example, देखिए समझिए क्या है, whenever we enter the URL HTTP www.ncrt.nic.in in a browser, it sends HTTP request to the web server where NIC जो NCRT की जो वेबसाइट जहाँ होस्टेड हो रही होगी जिस कंप्यूटर पे, उस सर्वर के पास इसकी रिक्वेस्ट जाएगी, and the HTTP response from the web server fetches the send and sets the requested web page which is displayed on your web browser. तो इस तरह से ये HTTP प्रोटोकॉल काम करता है। तो जैसा उसका काम है वैसा ही उसका नाम है। तो HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसी को क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, या एक और नाम है क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। तो ये हमारा पहला प्रोटोकॉल था जो वेब पेजेस को हम वेब ब्राउज़र की हेल्प से वेब सर्वर से रिस्पॉन्स में देख पाते हैं इसकी मदद से। दूसरा आपका प्रोटोकॉल है FTP या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसके भी नाम से इसके काम का पता चल रहा है। इसका नाम क्या है? फाइल को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर कहाँ होगी? अगर किसी दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल है, उस फाइल को हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो ऐसी उसी परिस्थितियों में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होगा। देखिए, द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। एक मशीन से दूसरी मशीन, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अगर कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो FTP प्रोटोकॉल यूज होता है। लाइक HTTP, FTP ऑल्सो वर्क ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो जैसे HTTP क्लाइंट सर्वर पे चलता था, तो ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। When a user requests a file transfer with another system, the FTP set up a connection between the two nodes for accessing the file. Optionally, the user can authenticate using user ID and password. The user then specifies the file name and location of the desired file. After that, another connection set up and the file transfer happens directly between two machines. However, some server provides FTP logins without authentication for accessing files. उस सर्वर के अंदर ऑथेंटिकेशन होता है, यानी यूज़र नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड डालना पड़ेगा तब आप फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। कुछ आप बिना पासवर्ड के कर सकते हैं। सो फाइल ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम सीम्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज FTP टेक केयर ऑफ इश्यूज बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस सच एज। तो फाइल ट्रांसफर आपने देखा, कोई हमने फाइल डाउनलोड की नेट से, किसी वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड की, तो वो काम बहुत आसान लगता है क्योंकि उसके पीछे जो भी प्रोसेस होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? FTP लेता है। तो FTP एक्चुअली करता क्या है, ये 3 पॉइंट्स में बताया उन्होंने। द यूज ऑफ डिफरेंट कन्वेंशंस व्हाइल नेमिंग फाइल्स। तो फाइल का नामकरण करने की जिम्मेदारी, कुछ तरह से किस फॉर्मेट में उस फाइल को नाम कर रहे हैं, ये भी उस FTP ध्यान रखता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट। तो आपका टेक्स्ट और डेटा किस फॉर्मेट में दिख रहा है, और एक मशीन से दूसरी मशीन में जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो कौन सा उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा डेटा का और टेक्स्ट का, ये भी FTP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हैविंग डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, तो दोनों मशीन्स में अलग अलग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, तो कौन से डायरेक्टरी से, कौन से फोल्डर से, एक मशीन के किसी पर्टिकुलर फोल्डर से किसी दूसरी मशीन के पर्टिकुलर फोल्डर में वो फाइल पहुंचाने का काम भी FTP का है। तो ये दूसरा आपका प्रोटोकॉल हो गया। तीसरा प्रोटोकॉल है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या PPP। तो पहला था HTTP, फिर था FTP, और अब है PPP। तो फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। So the PPP is a communication protocol which establishes a dedicated and direct connection between two communicating devices. तो जैसा इसका नाम है, इसका भी वैसा ही काम है कि पॉइंट टू पॉइंट, यानी दो डिवाइसेस के बीच में एक डेडिकेटेड और डायरेक्ट कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफर होता है। So this protocol defines how two devices will authenticate each other and establish a direct link between them to exchange data. For example, two routers with a direct connection communicating using PPP. दो राउटर आपस में, उनके बीच में एक डेडिकेटेड पाथ है, तो वो आपस में फाइल ट्रांसफर करते हैं। So the internet user who connect their home computers to the server of an internet service provider ISP through a modem also use PPP। तो जैसे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और हमारे घर पे लगा हुआ है
कोई BSNL का मॉडेम लगा हुआ है या जियो फाइबर लगा हुआ है, तो जियो फाइबर के मॉडेम से हमने अपने सिस्टम में जो लाइन ली है वो कौन सी पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लाइन है बीच में, तो उसको बोलेंगे, वो जो ट्रांसफर फॉलो करेगा वो कौन सा होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. सो द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस शुड हैव डुप्लेक्स मोड्स ऑफ फॉर यूजिंग दिस प्रोटोकॉल. तो जो डिवाइस इस प्रोटोकॉल को यूज कर रही है उनके बीच में कैसा होना चाहिए, डुप्लेक्स मोड फॉर यूजिंग this protocol. This protocol maintains data integrity, ensuring that the packets arrives in order. It intimates the sender about the damaged or lost packets and asks to resend it. डुप्लेक्स मोड का क्या मतलब है, एक तो होता है आपका सिंपलेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स. तो ये फुल डुप्लेक्स मोड में चलते हैं, यानी एट अ टाइम डाटा आ भी सकता है और जा भी सकता है. सो अगर यहाँ पर डेटा पैकेट्स सेंडर से रिसीवर के पास आ रहे हैं और कोई लॉस हो जाता है पैकेट, तो उसको दोबारा रीसेंड करने के लिए भी बोला जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि सारे पैकेट जो हैं वो सही सही पहुंच जाएं सेंडर से रिसीवर के पास. तो हमने 4 प्रोटोकॉल अभी तक पढ़ लिए हैं. पहला है हमारा जो अभी लास्ट पढ़ा, उसका नाम था पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. उसके पहले हमने पढ़ा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और उससे पहले HTTP. तो ये तो 3 हुए. एक कौन सा था, एक पॉइंट था पहला हमारा प्रोटोकॉल से, आप क्या समझते हैं, इसलिए ये 4 हो रहे हैं. नीड ऑफ प्रोटोकॉल और है. तो प्रोटोकॉल हमने 3 पढ़े हैं, चौथा प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. पहला पॉइंट क्या था इसमें, नीड ऑफ प्रोटोकॉल. ये पॉइंट तो ये टॉपिक का पॉइंट हो रहा है 5वां, लेकिन प्रोटोकॉल है ये 4th, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो देखिए इसके नाम से भी इसके काम का पता चल रहा है, सिंपल मेल को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल. सो SMTP इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल सर्विसेज. या कई कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ईमेल सर्विस, ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है इसमें से, TCP ऐसे ऑप्शन दे देंगे, दूसरा HTTP, SMTP, PPP. तो सही आंसर क्या होगा उसमें, ईमेल के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है. सो इट यूजेस द इंफॉर्मेशन रिटन ऑन द मैसेज हेडर लाइक एन एनवेलप ऑन ए लेटर सेंड बाय द पोस्ट. तो जैसे हम कोई लेटर भेजते हैं और वो ऊपर एड्रेस लिखते हैं कि किसके पास जाना है, वैसे ही कोई ईमेल से जब मैसेज भेज रहे हैं उसके साथ भी एक हेडर होता है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि किस IP एड्रेस पर इसको डिलीवर करना है, एंड इज नॉट कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ द ईमेल मैसेज. तो इस प्रोटोकॉल को ये मतलब नहीं है कि इस मैसेज के अंदर क्या है, जो भी डेटा उसके अंदर है वो एज इट इज रिसीवर के पास कैसे पहुंचे, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो ईच ईमेल हेडर कंटेन्स ईमेल एड्रेसेस ऑफ द रेसिपिएंट्स. So the email containing header and body are entered into a queue of outgoing emails. तो हेडर की भी एक क्यू बन जाती है कि 5 मेल जाने हैं, तो पहले कौन सा जाएगा, फिर दूसरा कौन सा जाएगा, फिर तीसरा कौन सा जाएगा. द SMTP सेंडर program takes mail from the outgoing queue and transmit them to the destination. When the SMTP sender successfully delivers a particular mail to one or more destination, it removes the corresponding receiver's email address from the mail destination list. अगर कोई मैसेज चला गया है तो वहां से उसको क्यू में से हटा दिया जाता है. When that mail is delivered to all the recipient, it is removed from the outgoing queue. The SMTP receiver program accepts each mail that has arrived and places it in the appropriate user's mailbox. तो रिसीवर प्रोग्राम जो है कि दोनों साइड में SMTP प्रोटोकॉल है, सेंडर के पास भी है, रिसीवर के पास भी है. तो रिसीवर वाली साइड पे जो प्रोग्राम है वो हर मेल को एक्सेप्ट करता है और उसको कहाँ पे भेज देता है, यूजर के मेल बॉक्स में, इनबॉक्स के अंदर उसको भेज देता है जो मैसेज आया है. सो फाइंड एंड लिस्ट अदर ईमेल प्रोटोकॉल. तो एक ईमेल प्रोटोकॉल यहाँ आपके सिलेबस में दिया हुआ है. इन्होंने कहा और भी बहुत सारे ईमेल होते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो ईमेल के लिए यूज होते हैं, तो उनका पता करिए. तो वो पता आप कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको आपने कभी ध्यान दिया हो तो जैसे मेरा जीमेल खुला हुआ है, तो जीमेल की आप सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे कई तरह के प्रोटोकॉल्स के नाम दिए होंगे. यहाँ पे सेटिंग दी हुई है, सेटिंग में see all setting. इनबॉक्स, अकाउंट, फाइल. देखो POP IMAP, फॉरवर्डिंग एंड
एंड ये दो तरह के प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोला जाता है ये पीओपी, और एक है आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल होगा, है ना। तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, कई बार पहले आया है क्वेश्चन, आपके सिलेबस में तो नहीं दिया एनसीईआरटी में। आईएमएपी की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल is a protocol for accessing email or bulletin board messages from a mail server or service। तो IMAP ये वाला हो गया, और एक कौन सा था, पोस्ट ऑफिस, वो मैंने बताया आपको। तो पोस्ट ऑफिस जैसा उसका नाम ही रखा है, तो पोस्ट ऑफिस क्या करता है, पहले मैसेज को, लेटर्स उसके पास आते हैं, एक जगह स्टोर होते हैं, फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। और POP3 भी है, SMTP अभी हम पढ़ ही रहे थे। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आ गया। अब है आपका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रांसमी प्रोटोकॉल है, वो है TCP/IP। ये दो प्रोटोकॉल हैं एक्चुअल में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटोकॉल से एक दूसरे को हेल्प करते हैं मैसेज को सही सही पहुंचाने में, और उसके एड्रेस को ढूंढने में कि कहाँ पे भेजना है। इसलिए इनको हमेशा एक साथ लिख दिया जाता है अक्सर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, या शॉर्ट में TCP/IP। So TCP/IP stand for Transmission Control Protocol and IP stand for Internet Protocol. It is a set of standardized rules that uses a client-server model of communication in which a user or a machine, that is also known as client, requests a service by a server in the network. तो ये तो हर एक जो भी क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो करता है इसी काम को करता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल है। तो देखिए क्या होता है, आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है, आईपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ये एड्रेस को पहले पता करता है किस एड्रेस पे जाना है। तो एड्रेस की पहचान करना आईपी प्रोटोकॉल का काम है। तो देखिए क्या लिखा है, द आईपी प्रोटोकॉल एंश्योर्स दैट ईच कंप्यूटर और नोड कनेक्टेड टू इंटरनेट इज असाइंड एन आईपी एड्रेस। तो इसकी जिम्मेदारी यही है कि जो भी डिवाइस या कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ गया उसको आईपी एड्रेस देने का काम आईपी प्रोटोकॉल का है, which is used to identify each node independently। तो IP एड्रेस से ही हर नोड को हम independently identify कर सकते हैं। So it can be considered to be the adhesive that holds the whole internet together। और हम मान सकते हैं कि यही वो प्रोटोकॉल है जो पूरे इंटरनेट में सारे डिवाइसेस को जोड़ के रखता है, क्योंकि यही क्या करता है, एड्रेस देता है हर एक डिवाइस को। तो TCP, दूसरी तरफ जो TCP है इसका साथी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ensures that the message और डेटा इज broken into smaller chunks। यानी जो ओरिजिनल डेटा है जब वो सेंडर उसको भेजता है किसी मैसेज को, तो उसको स्मॉलर चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, IP पैकेट या पैकेट बोला जाता है। तो छोटे छोटे पैकेट्स में ओरिजिनल मैसेज को ब्रेक करने का काम किसका है, TCP का। Then each of these packets are routed or transmitted through the internet along a path from one router to the next until it reaches to the specified destination। अब हो सकता है जब सेंडर रिसीवर के पास, डेस्टिनेशन के पास कोई मैसेज भेजता है, तो बहुत सारे कंप्यूटर से, सर्वर से, नोड से होकर उसको ट्रैवल करना पड़े उस मैसेज को। सो TCP जो है वो गारंटी देता है इस बात की, द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स ऑन द डेजिग्नेटेड IP एड्रेस। तो ये रिलायबिलिटी किसकी है कि मैसेज अगर सेंडर ने भेजा है तो पैकेट्स में बांटना, फिर वहां पर पहुंचे हैं तो एक्नॉलेजमेंट भेजना कि ये वाले पैकेट नंबर पहुंच के आए, अगर कोई पैकेट नंबर नहीं पहुंचा है तो उसको रीसेंड करवाना। तो ये जिम्मेदारी है TCP प्रोटोकॉल की, और एड्रेस ढूंढने की जिम्मेदारी IP एड्रेस, IP प्रोटोकॉल की। सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग द पैकेट सो दैट दे आर डिलीवर्ड इन द सीक्वेंस। और जब सेंडर के पास जब सारे पैकेट्स पहुंच जाते हैं तो उनको फिर दोबारा से रीअरेंज करना, सीक्वेंस में लगाना, ये भी जिम्मेदारी किसकी है, TCP की। सो देयर आर मेनी रिडंडेंट कनेक्शंस paths in the internet with the backbones and ISP connecting to each other in multiple location। बहुत सारे पाथ हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के, सोर्स से डेस्टिनेशन इंटरनेट के ऊपर लाखों करोड़ों कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज पहुंचाने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। एक सबसे छोटा होगा, फिर मान लो वो किसी वजह से वो पाथ बिजी है तो किसी दूसरे रूट से पहुंच जाएंगे। जैसे हम रियल लाइफ में भी अगर हमें दिल्ली जाना है तो अगर एक एक्सप्रेस वे से ही पहुंच सकते हैं, एक सीधे फिरोजाबाद से जो आगरा वाला रोड है उससे भी पहुंच सकते हैं।
और कहीं इधर उधर से घूमकर भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे पाथ वहाँ होते हैं, तो किस पाथ से जाएं? सो देयर आर मेनी पॉसिबल पाथ्स बिटवीन टू होस्ट, so hence two packets of the same message can take two different routes depending on the congestion and other factors in different possible routes। तो मान लीजिए हमारी एक टीम पहुंच रही है, मान लो क्रिकेट की टीम के भी हजरतपुर की दिल्ली कोई मैच खेलने जा रही है, और सब अपने अपने घर से जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे रहते हैं मान लो आगरा के हैं, तो वो सीधे रोड से निकल गए। कुछ को पता चला कि एक्सप्रेस वे पे जाम लगा हुआ है, तो वो हो गए अलीगढ़ होके निकल गए। हो सकता है अलग अलग रास्ते से पहुंचे। और जो सबसे पास वाला पैकेट्स है, तो मान लो कोई मथुरा का खिलाड़ी है और वो जाम लगने की वजह से लेट पहुंच पाए, तो इसी तरह पैकेट्स भी नेटवर्क में आगे पीछे पहुंच सकते हैं। तो जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो फिर उनको रीअरेंज किया जाएगा और ओरिजिनल मैसेज फॉर्म कर लिया जाएगा। सो व्हेन ऑल द पैकेट्स फाइनली रीच द डेस्टिनेशन मशीन, दे आर रीअसेंबल्ड इनटू द ओरिजिनल मैसेज एट द रिसीवर एंड। इस तरह से जो कम्युनिकेशन है वो पूरा किया जाता है। तो 5 प्रोटोकॉल आपके दिए हुए हैं। एक आपके सेट में दिया है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर उससे पहले हमने पढ़ा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके पहले हमने पढ़ा PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से पहले था हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और पहला है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर। तो इसके साथ ही दूसरा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है। थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर आपका बचेगा और वो हम कल शुरू करेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं समरी के साथ, फिर ये यहाँ पे बाद में ये दी हुई है, इसके नीचे एक्सरसाइज दी है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। और कोई डाउट इसमें होता है तो आप पूछ लेंगे। जैसे यहाँ पर प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा है, तो क्योंकि आपका जो एग्जाम है सेकेंड टर्म का वो भी कैसा होगा, MCQ नहीं आएंगे उसमें, आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, यस ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो इसी यस। तरह के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करिए, इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, और आपका वो आ गया स्टडी मटेरियल स्कूल में आ चुका है। तो किसी भी दिन जाकर आप स्कूल से ले सकते हैं उसको, ठीक है। ओके सारे सर। सारे सब्जेक्ट का आ गया है। तो हम अभी 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर कल हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे। तो समरी में सबसे पहले उन्होंने बात करी थी डेटा कम्युनिकेशन की। तो डेटा कम्युनिकेशन refers to the exchange of data between two or more network or connected devices like laptop, PC, printer, router, etc. तो जो भी डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है वो क्या कहलाती है, होस्ट या नोड कहलाती है। तो उनके बीच में कोई डेटा एक्सचेंज जब हो रहा है, कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसी को डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके अंदर अगर कंपोनेंट की बात करें तो सेंडर है, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक मैसेज होगा, एक चैनल होगा, एक वायरलेस चैनल होगा या वायर्ड चैनल होगा, मीडिया होगा मतलब, और प्रोटोकॉल्स होंगे। इन पांचों को मिलाकर डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट, इनको मेजर कंपोनेंट्स बोला जाता है। सो इन डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया आर द लिंक्स दैट कैरी मैसेज बिटवीन टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। These are broadly classified into guided and unguided media। तो guided media को क्या बोलते हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया, और अनगाइडेड को वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया। तो इन गाइडेड ट्रांसमिशन या इन वायरलेस ट्रांसमिशन देयर इज अ फिजिकल लिंक made of wire cable through which the data in terms of signals are propagated between the nodes। So they are usually metallic cables, fiber optical cable, they are also known as wired media। In unguided transmission, data travels in air in terms of the electromagnetic waves using an antenna, they are also known as wireless media। The capacity of the channel is measured in bandwidth, the unit of bandwidth is hertz। So communication can be done in 3 different modes। Simplex, अगर वन वे ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का तो वो सिंप्लेक्स कहलाएगा, और दोनों साइड में हो रहा है लेकिन एट अ टाइम एक सेंडर या रिसीवर एक ही साइड में हो पा रहा है तो वो हाफ डिफ्लेक्स हो जाएगा। और सेंडर रिसीवर के बीच में अगर एट अ टाइम दोनों साइड में डेटा ट्रांसफर हो सकता है तो वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में बात करना, तो स्विचिंग टेक्निक्स का मतलब क्या है, switching techniques are alternative to dedicated lines whereby data is routed through various nodes in a network in form of a temporary route for the data to transmitted। Two commonly used switching techniques are सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग में क्या है, जब सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले एक डेडिकेटेड पाथ, एक सर्किट एस्टेब्लिश किया जाता है, फिर डेटा को स्विच किया जाता है, तो वो सर्किट स्विचिंग है।
पैकेट स्विचिंग में अगर कोई डेटा उसको स्मॉल चंक्स में या स्मॉलर पैकेट्स में इक्वल साइज के पैकेट्स में बांटकर फिर उनको फॉरवर्ड किया जाता है तो वो पैकेट स्विचिंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी ranging from 3 kilohertz to 9 terahertz is available for wireless communication। तो इस रेंज के अंदर अलग अलग तरह की वेव्स वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। दिस स्पेक्ट्रम रेंज 3 किलोहर्ट्ज टू 900 टेराहर्ट्ज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली जो होती हैं उसको बोली जाता है रेडियो वेव्स होती हैं। तो रेडियो वेव्स के बाद फिर माइक्रोवेव्स आती हैं, फिर इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली कहलाती हैं विजिबल या लाइट वेव्स। सो ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी पड़ी थी पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए। So Bluetooth is a short range wireless technology that can be used to connect mobile phones, mouse, headphones, keyboard, computers, etc. wirelessly over a short distance। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि शॉर्ट डिस्टेंस में अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाना है तो ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं। Based on the architecture of the mobile network, mobile communication technologies are classified into different generations identified as 1G। 1G में केवल हमारी वॉइस ट्रांसफर होता था, उसमें डेटा ट्रांसफर नहीं था। फिर 2G में हमारी इमेज वगैरह या साउंड वगैरह ट्रांसफर होने लगी। 3G के अंदर हम वीडियो ट्रांसफर करने लगे, लेकिन वहाँ 3G में कभी कभी वीडियो अटकता था। 4G में जो भी चल रहा था हमारा, उसमें वीडियो काफ़ी पॉपुलर हो गया। स्मार्टफोन से भी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इस तेज़ी से स्प्रेड हुई, और अभी जो अगली आने वाली है और आ भी गई है, जैसे हमारे एरिया में जियो फाइबर है 5G के साथ आ गया है, और बढ़ता जा रहा है 5G का नेटवर्क। सो इन कम्युनिकेशन protocol is a set of standard rules that the communicating parties like sender, receiver and other intermediate devices need to follow। flow control, access control and addressing etc are example of protocol। अब जो आज जो हमने पढ़ा उसमें HTTP के बारे में पढ़ा, that stand for hypertext transfer protocol। it is the primary protocol used to access the world wide web, which was developed by Tim Berners-Lee at CERN in 1989। and another protocol, file transfer protocol, is a protocol used for transferring files from one machine to another like HTTP। FTP also works on client server model। point to point PPP protocol defines how two devices will authenticate each other and establish a direct link between them to exchange data। so PP के अंदर, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के अंदर, PPP प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, एक डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश होता है, फिर उनमें डेटा ट्रांसफर शुरू होता है। और लास्ट और सबसे पॉपुलर हमारा जो एक दो प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन है, TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स दैट यूजेस ए क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ए यूजर और मशीन रिक्वेस्ट सर्विस बाय सर्वर्स इन द प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर TCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे सेंडर जो मैसेज भेज रहा है उसको पैकेट्स में बांटना, रूट डिसाइड करना, और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो उनको रीअरेंज करना, और ये इंश्योर करना कि जो मैसेज भेजा गया है वो सही एफिशिएंट वे में करेक्टली डेस्टिनेशन के पास पहुंच गया है। तो डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, और IP प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ती है या नेटवर्क के अंदर है उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस, IP एड्रेस प्रोवाइड करना। सो ये थे हमारे डेटा कम्युनिकेशन के कंसेप्ट, और अगला चैप्टर हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 12, और आपके सिलेबस का भी वो लास्ट चैप्टर होगा। देखते हैं क्या उसका नाम है। कंप्यूटर नेटवर्क का लास्ट चैप्टर है आपका 12 CS में, चैप्टर नंबर 12 सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। सो ये तो आपका हो गया 11 चैप्टर। सांभवी, एक आपको मालूम है साइबर जागरूकता प्रोग्राम चल रहा है, तो आज शाम को हम एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपने 11th में भी पढ़ा होगा साइबर क्राइम्स के बारे में, और यहाँ पर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैसे हम इंटरनेट को सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं और साइबर जागरूक कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में उस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तो उसका लिंक हम भेज देंगे क्लास में। तब तक के लिए आप उसके ये करिएगा, इसकी एक्सरसाइज करिएगा 11th चैप्टर की, और इसको भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्लास को क्लोज कर रहे हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड